नमस्कार विद्यार्थियों। आपका आज की क्लास है वह काव्य प्रकाश जो है उस काव्य प्रकाश के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उन पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप किसी भी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, यूजीसी नेट, लेकिन उसमें अगर काव्य प्रकाश आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, तो आप इस चीज से श्योर हो जाएं कि काव्य प्रकाश के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह हमारे परीक्षा में हमें दिख। यद्यपि आप सभी में मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको काव्य प्रकाश थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन वास्तव में टफ है भी सही, लेकिन उसको थोड़ा सा गहनता के साथ में अपन अध्ययन करेंगे तो डेफिनेट यह काव्य प्रकाश भी समझ में आ जाता है। और इसका बहुत सारे क्वेश्चन, इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं और तब हम वहां पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो भी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो जो है वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, माधुर्य ओज प्रसादाख्यास्त्रयस्त्रेण पुनर्दशः अत्र मम्मटेन पुनर्दशः पदेन कस्य मतस्य खंडनम कृतम्। मम्मट ने इस पद के द्वारा, पुनर्दश पद के द्वारा इन्होंने किसके मत का खंडन किया है? तो सबसे पहली बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विकल्प 2, वामन। अब वामन के ही मत का खंडन क्यों किया है? क्योंकि वामन ने क्या हुआ है, इन्होंने गुणों के 10 भेद माने हैं। एक तो है माधुर्य, उन 10 की बात करते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, अगला है 10 को अपन को याद हो जाने चाहिए, क्लेश, समता, समाधि, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ व्यक्ति और अगला जो है वह है कांति। ये 10 गुण वामन ने माने हैं और इन 10 गुणों को ये पृथक पृथक मानते हैं, लेकिन मम्मट ने पुनर्दश पद के द्वारा, न पुनर्दश अर्थात इनके जो गुण है वह 3 ही है, 10 नहीं है, इसके यह कहा करके वामन के मत का खंडन करते हैं और ये 10 गुणों का अंतर्भाव माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन तीनों गुणों के अंदर यह कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 2। तो वामन ने 10 गुण कौन से माने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वामन का निम्न में से, वामन द्वारा सम्मत जो मत गुण है उनमें कौन सा प्रकार है या कौन सा नहीं है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्य दोष काव्य प्रकाशे कस्मिन कस्मिन उल्लासे अस्ति। देखिए, काव्य प्रकाश जैसा कि आपको पता है 10 उल्लासों में बटा हुआ है। कितने उल्लासों में है? 10 उल्लास है इसमें। और 10 उल्लासों की विषय वस्तु हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि 10 उल्लासों की विषय वस्तु से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहले उल्लास की बात करें, पहला उल्लास, तो पहले उल्लास में जो है वह काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, इनका वर्णन तो मिलता है, पहले उल्लास में मिलता है। दूसरे उल्लास में बात करें तो दूसरे उल्लास में जो मिलता है वह है शब्दार्थ निरूपण। ठीक है, शब्दार्थ निरूपण का मतलब शब्द शक्तियां आदि जो है वो इसमें मिलता है, शब्दार्थ निरूपण। तीसरा जो उल्लास है उसमें जो मिलता है वह अर्थ व्यंजकता, अर्थ व्यंजकता से संबंधित जो है निरूपण वह तीसरे उल्लास में मिलता है। चौथे उल्लास की बात करें तो इसमें जो मिलेगा वह होगा ध्वनि काव्य। क्या होगा? ध्वनि काव्य। ठीक है, इसके बाद पांचवा उल्लास जो है उसमें मिलेगा गुणीभूत व्यंग काव्य। क्या मिलेगा? गुणीभूत व्यंग काव्य। ठीक है, इसका
निरूपण वह 5वें में मिलेगा। छठा जो है वह मिलेगा चित्र काव्य। क्या मिलेगा यहाँ पर? चित्र काव्य निरूपण जो है वह छठे में मिलेगा वर्णन। सातवें की बात करें तो सातवें उल्लास में जो मिलेगा वह दो इसमें वर्णन है, वह है दोष दर्शन। क्या है? दोष दर्शन। समस्त दोषों का रस दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, ये सारी चीजें यहां पर मिलती हैं। इसके बाद आठवां जो उल्लास है उसमें मिलता है गुणालंकार भेद निर्णय। गुणालंकार भेद निर्णय, ये जो वर्णन मिलेगा वह आठवें में मिलेगा। नौवा जो उल्लास है, नौवा उल्लास, वहां पर मिलेंगे शब्दालंकार। क्या मिलेंगे? शब्दालंकार मिलेंगे। और 10वां जो है उल्लास उसमें मिलेगा, इसका वर्णन है तो अर्थालंकार का वर्णन है। का वर्णन है? अर्थालंकार का वर्णन है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को, इस टेबल को एज इट इज हमें याद कर लेना है कि किस उल्लास में कौन सा वर्णन है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, मम्मट इसके रचयिता है, और इसमें से प्रश्न पूछा गया दोष दर्शन कौन से उल्लास में है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा 7वां उल्लास। कौन से उल्लास में मिलता है? 7वें उल्लास में। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 7वां उल्लास है। सही आंसर जो है वह 7वां उल्लास। चलिए अगला प्रश्न है, काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुद्देशेन करणे योजने च पुनः पुण्येन प्रवृत्ति नाम किम। ठीक है। अब मम्मट ने काव्य हेतु मम्मट ने जो है वह 3 बताए हैं। एक तो है प्रतिभा, दूसरा है वह है शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ये 3 हेतु बताए हैं। एक तो है शक्ति, निपुणता, तीसरा जो है वह है अभ्यास। ठीक है। ये 3 मम्मट ने काव्य के हेतु बताए हैं। एक तो है शक्ति, दूसरा है निपुणता, तीसरा है अभ्यास। शक्ति किसको कहते हैं? तो कवित्व बीज रूप, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष जो है वह शक्ति है। शक्ति का दूसरा नाम जो है वह कहीं कहीं प्रतिभा भी मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिभा भी मिलता है। निपुणता का दूसरा अर्थ है वह होता है व्युत्पत्ति। क्या है निपुणता का अर्थ? व्युत्पत्ति है। और अभ्यास जो है वह काव्य के करने वाले और विचार करने वाले जो लोग हैं उनके अनुसार शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना, शास्त्रों में बार बार प्रवृत्ति को रखना, उसी का नाम जो है वह अभ्यास है। ठीक है। तो मम्मट ने ये 3 हेतु माने हैं और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 4, अभ्यास जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाशे उपमानोपमेयो अभेद अयम अलंकारः भवति। ठीक है। तो इसमें तद्रूपकम भेदो य उपमान उपमानोपमेयो, ये रूपक अलंकार की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? रूपक अलंकार की। और रूपक अलंकार वह यह कहता है कि उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय दोनों में यद्यपि भेद होता है, ऐसे भेद होने पर भी जहां पर जिस अलंकार के माध्यम से कृत्रिम अभेद की प्रतीति को उत्पन्न किया जाता है और वहां पर जो अलंकार होगा वहां होगा रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर से सुने, जहां पर उपमान और उपमेय के अंदर यद्यपि भेद होता है लेकिन रूपक अलंकार के माध्यम से जहां पर उपमान और उपमेय के बीच में कृत्रिम अभेद को उत्पन्न किया जाता है, वहां पर जो अलंकार होगा वह कौन सा अलंकार होगा? तो वहां जो अलंकार होगा वह रूपक अलंकार होगा और इसका सही आंसर होगा वह होगा रूपक अलंकार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
काव्य प्रकाशे विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थः अत्र किम उच्यते। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी बात करते हैं अपन। तो देखिए, शब्द के तीन भेद होते हैं, शब्द और अर्थ, ठीक है। दोनों के तीन तीन भेद होते हैं, शब्दवाचक, लक्षक और तीसरा जो होता है वह होता है व्यंजक। और अर्थ भी तीन होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और तीसरा अर्थ का भेद होता है, वह होता है व्यंग्यार्थ, ठीक है। ये तीन अर्थ के भेद हो गए, शब्द और अर्थ दोनों के भेद हो गए। लेकिन केषुचित तात्पर्यार्थः तात्पर्यार्थोपि मन्यते। लेकिन कुछ लोग जो हैं वह चौथा अर्थ, चतुर्थ अर्थ तात्पर्यार्थ को भी मानते हैं, ठीक है। और तात्पर्यार्थ को मानने वाले कौन है? तो अभिहितान्वयवादी। दो मीमांसकों के दो मत हैं, एक तो है अभिहितान्वयवादी, दूसरा है अन्विताभिधानवादी। दोनों को एक बार अच्छे से समझ लें, कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। पहला जो है वह है अभिहितान्वयवादी। अभिहितान्वयवादी है, उसके जो प्रवर्तक है वह है कुमारिल भट्ट और इसके साथ में ही पार्थ सारथी मिश्र। कौन है? पार्थ सारथी मिश्र। अब ये दोनों हैं, वह कहते क्या है? तो ये कहते हैं कि जो पद है, पद से पदार्थ की प्रतीति होती है, पद से पदार्थ की प्रतीति होती है और पदार्थ की प्रतीति के होने के बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनके वशात, इनके कारण से वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। पद और पद से पदार्थ की प्रतीति होती है, पदार्थ की प्रतीति होने के बाद आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इनके कारण पदार्थ में परस्पर अन्वय स्थापित होता है और अन्वय स्थापित होने के बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, ठीक है। एक बार फिर देखें, अभिहितान्वयवादी ये कहते हैं कि पदों से पदार्थ की प्रतीति होती है, पदार्थों की प्रतीति होने के बाद आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, इसके कारण पदों में परस्पर अन्वय स्थापित होता है और अन्वय स्थापित होने के बाद ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। ये चीज जो है अभिहितान्वयवादी कहते हैं और इसके जो प्रवर्तक हैं वह कुमारिल भट्ट और पार्थ सारथी मिश्र हैं। और दूसरा जो है वह है अन्विताभिधानवादी। अन्विताभिधानवादी क्या कहते हैं? तो अन्विताभिधानवादी कहते हैं कि जो पद हैं वह तो पूर्व से ही अन्वित होते हैं, पद जो हैं वह तो पूर्व से ही अन्वित होते हैं, ठीक है। अर्थात ये पदार्थ, पद से पदार्थ की प्रतीति नहीं मानते हैं, ये तो मानते हैं कि जो पद है वह तो पूर्व से ही अन्वित होता है, अर्थात वह पदार्थ से वाक्यार्थ की प्रतीति मानते हैं। किससे मानते हैं? पदार्थ से वाक्यार्थ की प्रतीति मानते हैं। पद जो पदार्थ है वह तो पूर्व से ही अन्वित होते हैं और उन अन्वित पदार्थों में अभिधा शक्ति द्वारा, कौन सी शक्ति के द्वारा? अभिधा शक्ति के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, ये मानते हैं, ठीक है। और ये जो है अभिहितान्वयवादी, यह उस वाक्यार्थ की प्रतीति में तात्पर्यार्थ वृत्ति को मुख्य मानते हैं। किसको मानते हैं? तो तात्पर्यार्थ जो वृत्ति है इसको मुख्य मानते हैं। अन्विताभिधानवादी है वह अभिधा वृत्ति को मुख्य मानते हैं और इसके जो प्रवर्तक हैं वह है प्रभाकर मिश्र। एक तो है प्रभाकर मिश्र
और इसके दूसरे हैं वह है शालिकनाथ मिश्र। शालिकनाथ इनके ही शिष्य थे, वह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये चीज हो गई शालिकनाथ। और ये पदार्थ पूर्व से अन्वित होते हैं और अभिधा शक्ति के द्वारा उनका बोध होता है। ये अभिहितान्वयवादी और अनिहिताभिधानवादी जो थे उनका मत यहां पर अपन ने देखा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि ये बात कौन कह रहा है, तो ये अभिहितान्वयवादी का ये वृत्ति में कहा गया कथन है कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थम समुल्लसति अभिहितान्वयवादिनः मतम। ठीक है, ये चीज अपन ने क्लियर कर दी और इसका सही आंसर होगा वह होगा तात्पर्यार्थ। और अन्विताभिधानवादी क्या मानते हैं, तो वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः। ये अगर पूछा जाता है वाच्य एवं वाक्यार्थ ये किसका मत है, तो अन्विताभिधानवादी का है। और इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रभाकर मिश्र, शालिकनाथ मिश्र जो है वह इसके प्रवर्तक हैं। और ये अपन ने अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे उनको यहां पर देखा। चलिए अगला प्रश्न, संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जाति रेव वा इत्यत्र जाति रेव पदेन केशाम मतम प्रकटितम। यहां पर इसके द्वारा किसका मत जो है वह प्रकटित किया गया है, तो यहां पर जो है सबसे पहली बात करें संकेतित चतुर्भेदो। संकेतित अर्थ जो होता है जिसका व्यापार जो है वह अभिधा शब्द शक्ति में किया जाता है, और वह संकेतित अर्थ 4 प्रकार का है। एक तो है कौन कौन सा है, गुण, क्रिया, यदृच्छा और ये है द्रव्य। द्रव्य, गुण, क्रिया, यदृच्छा, ये 4 प्रकार का संकेतित अर्थ जो है वह माना गया है। ठीक है, द्रव्य, गुण, क्रिया और यदृच्छा, ये 4 प्रकार का संकेतित अर्थ माना गया है। लेकिन ये जो है वह जो अलंकारिक जो शास्त्र हैं उनके आधार पर है। लेकिन जात्यादि जाति एवं वा, लेकिन कुछ मतानुसारी जैसे हैं नैयायिक, जैसे मीमांसक जो है वह है ये द्रव्य के स्थान पर लिखिए गया जाति, क्या है, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, इन 4 में संकेतित अर्थ जो है वह होता है। लेकिन मीमांसक जो है वह क्या मानते हैं, जाति रेव, अर्थात मीमांसक जो है वह सिर्फ और सिर्फ जाति में ही संकेतित अर्थ को मानते हैं। लेकिन वास्तव में सिर्फ जाति में संकेतित अर्थ नहीं होता है, अपितु संकेतित अर्थ है वह तो 4 भेद वाला होता है। जाति में भी हो सकता है, गुण में भी हो सकता है, क्रिया में भी हो सकता है, यदृच्छा में भी हो सकता है। तो मीमांसक जो है उन मीमांसकों के मत को प्रकटित करने के लिए इन्होंने जाति रेव शब्द दिया यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा मीमांसका नाम। एक और है जात्यादि जाति रेववा, और एक नैयायिक है। कौन है, नैयायिक जो है वह भी जाति विशिष्ट व्यक्ति में, जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतित अर्थ मानते हैं। जाति विशिष्ट व्यक्ति में ये संकेतित अर्थ हम कौन मानते हैं, तो वो नैयायिक मानते हैं। मीमांसक जो है वह संकेतित अर्थ जाति में मानते हैं। और ये जो संकेतित अर्थ है वह व्यक्ति में की उपाधियों में होता है, न कि व्यक्ति में। ध्यान रखना, ये चारों व्यक्ति की उपाधियां हैं और हमेशा संकेतित अर्थ जो है वह व्यक्ति की उपाधियों में ही होता है, न कि व्यक्ति में होता है। अगर व्यक्ति में संकेतित अर्थ मानेंगे तो कौन सा दोष आ जाएगा, तो अनंत्य व्यभिचारी दोष आ जाएगा। अनंत्य व्यभिचारी दोष आ जाएगा अगर व्यक्ति में ही संकेतित अर्थ मानते हैं। इसलिए ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति की उपाधियों में संकेतित अर्थ होता है। दूसरी बात जो है वह संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा प्रकार से। इसके बाद मीमांसक जो है वह सिर्फ जाति में मानते हैं,
नैयायिक जो है वह जाति विशिष्ट व्यक्ति में जो है वह संकेतित अर्थ को मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वह विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। काव्य प्रकाशस्य टीका नास्ति। ठीक है, संकेत टीका है, उसके लेखक जो है वह माणिक्य चंद जी है। टीका ग्रंथ से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। सुधा सागर टीका जो कि बहुत काव्य प्रकाश पर लिखी हुई प्रसिद्ध टीका है, जिसके रचयिता भीमसेन है। निदर्शना जिसके लेखक हैं आनंदक। कौन है? आनंदक है। काव्यालंकार विवृत्ति जो टीका है वह काव्य प्रकाश पर लिखी हुई टीका नहीं है। काव्य प्रकाश पर मुख्य रूप से लिखी हुई टीका 3 है। संकेत टीका जिसके लेखक है माणिक्य चंद जी हैं। सुधा सागर टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। सुधा सागर टीका के लेखक भीमसेन है। निदर्शना टीका जिसके लेखक हैं आनंदक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गुणानाम व्यंजकता कतिधा भवति। ठीक है, गुणों की व्यंजकता जो है वह कितने प्रकार की होती है? तो वर्ण समास वर्ण समासो रचना ही वर्ण समास और रचना, ये 3 प्रकार के व्यंजकता गुणों की कही गई है। या तो उन जो गुणों का भेद का जो आधार है वह वर्ण, समास और रचना, इन 3 के आधार पर इनमें वर्ण समास और रचना तेषां व्यंजक वर्णो समास रचना तेषां व्यंजकता। ठीक है, तो वर्ण समास और रचना के आधार पर गुणों जो गुण है माधुर्य ओज और प्रसाद उसमें भाग किए जा सकते हैं। तो गुणानाम व्यंजकता कतिधा भवंती, तो त्रिधा भवंती। एक तो है वर्ण, दूसरा है समास और तीसरा है रचना। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मम्मटस्य काव्ये सकल प्रयोजन मौलिभूत काव्य प्रयोजनम उक्ता। कौन सा प्रयोजन जो है वह समस्त प्रयोजनों का मुख्य प्रयोजन है? तो सबसे पहली बात करें कि मम्मट ने काव्य प्रयोजन माने कितने? बात करें काव्य प्रयोजन माने कितने हैं? तो काव्य प्रयोजन जो मम्मट ने माने हैं वह 6 माने हैं। कौन कौन से? तो काव्यम यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर शतये, सद्यः पर निवृत्तये, और कांता सम्मित उपदेश युजे। ये जो है काव्य के 6 प्रयोजन इन्होंने माने हैं। उसमें काव्यम यशसे, अर्थकृते और शिवेतर रक्षते, ये जो प्रयोजन है ये तो है कविनिष्ठ प्रयोजन है। इसके कविनिष्ठ प्रयोजन है। ठीक है, और व्यवहार विदे, सद्य पर निवृत्ते, कांता सम्मित उपदेश, ये जो है कौन कौन से? एक तो एक ये और ये जो प्रयोजन है वह पाठकनिष्ठ है। पाठकनिष्ठ प्रयोजन कहे गए हैं। ठीक है, और इसमें सद्य पर निवृत्ते की जब वृत्ति इन्होंने काव्य प्रकाश में मम्मट ने कही है तो वहां पर यह लाइन लिख दी है कि सकल प्रयोजन मौलिभूत समंतरमेव रसास्वाद समुद्भूत। ठीक है, ये लाइन वहां पर उन्होंने लिखी है और इसका मतलब यह है कि समस्त प्रयोजनों में जो मौलिभूत है और समस्त रस को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जो प्रयोजन है वह सद्य पर निवृत्ते, और विकल्प इसका 4 जो है वह सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। काव्य प्रकाशानुसारे श्रृंगारे दूती कारणम आह्लादकत्वम कस्य गुणस्य भवति। ठीक है, तो इसका आपको सिंपल सी आपको पता है माधुर्य रस की माधुर्य गुण की डेफिनेशन आपको पता ही है कि
जो आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम, अर्थात वह माधुरी रस है, वह श्रृंगार रस में द्रुति को उत्पन्न करने वाला है और आह्लादकत्व का कारण कहा गया है। तो आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंबिशम, ये जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर्थी व्यंजना यहां भेद नास्ति। देखिए व्यंजना की बात करें तो व्यंजना दो प्रकार की कही गई है, एक तो है शाब्दी व्यंजना, दूसरा जो प्रकार कहा है वह कहा है आर्थी व्यंजना। क्या कहा गया है? आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना है वह दो प्रकार की है, एक तो है अभिधामूला व्यंजना, दूसरा है वह प्रकार है लक्षणामूला व्यंजना। दूसरा प्रकार है वह क्या है? लक्षणामूला व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना की बात करें तो आर्थी व्यंजना के दो प्रकार है, वह 10 प्रकार से बताया गया है। वक्तृबोधव्य वाक्य नाम, वाक्य वाच्यान्य सन्निधे, प्रस्तावदेश काला नाम, इस प्रकार से 10 प्रकार से आर्थी व्यंजना की बात की गई है। उसमें वक्तृ वैशिष्ट्य इसका प्रकार है, अर्थ वैशिष्ट्य इसका नहीं प्रकार है, देश वैशिष्ट्य है, काल वैशिष्ट्य है। अर्थ वैशिष्ट्य उस आर्थी व्यंजना का प्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय सद्विशांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति कस्य मतम अस्ति। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में भरत जो है उन्होंने रस सूत्र दिया है, और वह रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये जो है ये भरत ने रस सूत्र दिया है, कहां पर दिया है? तो नाट्य शास्त्र में दिया है। और इस नाट्य शास्त्र के रस सूत्र में संयोगाद और निष्पत्ति, संयोगाद और दूसरा पद है निष्पत्ति, इन दोनों पदों पर विभिन्न विद्वानों ने बहुत मतभेद को किया, विभिन्न विद्वानों ने बहुत मतभेद किया, और इन दोनों शब्दों का विभिन्न विद्वानों ने अलग 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 प्रकार से अर्थ निकाला, और उसके आधार पर विभिन्न वाद प्रचलित हुए, और उसके बारे में अपन देखते हैं। चलिए पहला जो वाद हुआ वह था उत्पत्तिवाद। क्या था? उत्पत्तिवाद। दूसरा जो वाद हुआ वह हुआ अनुमितिवाद। तीसरा जो भाग हुआ वह होगा भुक्तिवाद, और चौथा जो वाद हुआ वह हुआ अभिव्यक्तिवाद। क्या हुआ? अभिव्यक्तिवाद। ये चार बहुत अच्छी तरह से देखना, ये चार भेद हुए। उत्पत्तिवाद के जो प्रवर्तक थे वह थे भट्ट लोल्लट, अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक थे वह थे शंकुक, भुक्तिवाद के जो प्रवर्तक थे वह थे भट्टनायक, और अभिव्यक्तिवाद के जो थे वह थे अभिनव गुप्त। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसके प्रवर्तक कौन कौन थे ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब जो है इन्होंने ये वाद की बात यहां पर कर ली, लेकिन इसका जो आधार था वह आधार जो था वह अलग अलग था। तो सबसे पहले जो भट्ट लोल्लट थे उन्होंने वेदांत दर्शन, इन्होंने जो विभाजन किया था वह वेदांत दर्शन के आधार पर किया था। इन्होंने जो किया था वह न्याय दर्शन का आधार मान करके इन्होंने ये विभाजन किया था। इन्होंने जो किया था वह सांख्य दर्शन का आधार मान करके यह मत प्रस्तुत किया, और इन्होंने अभिनव गुप्त ने आलंकारिक व्रत,
आलंकारिक मत को इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। अब इन्होंने जो है वह एक तो है दो, एक तो संयोगात्मक और दूसरा पद जो था वह था निष्पत्ति। दूसरा क्या था? निष्पत्ति। तो इन्होंने इन दोनों पदों की व्याख्या क्या क्या की है? संयोगात्मक पद की क्या व्याख्या की है, निष्पत्ति शब्द की क्या व्याख्या की है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है और हमें पता होना चाहिए। तो जो भट्ट लोल्लट थे जिन्होंने जो संयोग पद की व्याख्या की है वह की है उत्पाद्य उत्पादक। उत्पाद्य उत्पादक। ठीक है। अनुमिति शंकुक ने जो है वह इसकी व्याख्या की है संयोग पद की गम्य गमक। गम्य गमक भाव ये परीक्षा में पूछा जाता है। भट्ट नायक ने भोज्य भुक्त। इन्होंने जो विभाजन किया है वह किया है भोग्य भोजक भाव। भोग्य भोजक भाव। और इन्होंने जो मत प्रस्तुत किया है वह यह है कि व्यंग्य व्यंजक भाव। व्यंग्य व्यंजक भाव। ठीक है, ये चीज क्लियर कि इन्होंने संयोग पद का अर्थ क्या माना है, तो ये माना है। निष्पत्ति शब्द का जो अर्थ माना है भट्ट लोल्लट ने वह माना है उत्पत्ति। इन्होंने जो माना है वह माना है अनुमिति। इन्होंने जो माना है वह माना है भुक्ति। और इन्होंने जो माना है वह माना है अभिव्यक्ति। ये जो है वह निष्पत्ति पद का अर्थ है। तो एक बार इस इंडेक्स को, तालिका को बहुत अच्छी तरह से याद रखें। भरत ने जो रस सूत्र दिया था उस रस सूत्र के संयोग और निष्पत्ति के आधार पर विभिन्न वाद प्रचलित हुए, जिसमें उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, इसके बाद भुक्तिवाद, और भुक्तिवाद के बाद जो है वह है अभिव्यक्तिवाद। भट्ट ये प्रवर्तक हैं और इन्होंने ये आधार है, अपना मत किस दर्शन के आधार पर दिया, तो इन दर्शनों के आधार पर दिया था। संयोग पद का इन्होंने अर्थ ये माना है और निष्पत्ति पद का अर्थ इन्होंने ये माना है। ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो उत्तर होगा इसके पहले प्रश्न का वह होगा भट्ट नायकस्य सतत्वेन भोगेन भुज्यते। अर्थात भुक्तिवाद जो है उस भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट नायक। और इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प एक जो है वह सही आंसर होगा। इस इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। काव्य प्रकाशानुसारम रस दोषा कतिधा मता। रस दोष है वह कितने प्रकार के हैं? तो 13 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं 13 प्रकार के रस दोष? तो विभावा व्यभिचारी रसस्थाई, भावानाम शब्दवाच्यता, क्लिष्ट कल्पनया व्यक्ति, रनुभावी विभावयो, प्रतिकूल विभावादि, ग्रहोदीप्ति पुनः पुनः, अकंडे प्रथनच्छेदो, अंगस्याप्यस्ति विस्तृति, अंगिनो अनुसंधानम, प्रकृति नाम विपर्ययः, अनंगस्याभिधानम च रसे दोषा सुदीरिता सुदीदृशा। 13 प्रकार के रस दोष हैं और 13 प्रकार के रस दोषों का उदाहरण भी हमें पता होना चाहिए। किस उदाहरण में कौन सा रस दोष है परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए रत्नावल्याम चतुर्थ अंके वाब्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृति अत्र रस दोषः अस्ति। इसमें कौन सा रस दोष है? देखिए, जब नायक या नायिका जो है वह मुख्य पात्र है नाटक के, और उसके किसी और पात्र के आने से अगर उनको विस्मृत कर रहे हैं हम, तो उस समय अंगिनो अनुसंधानम ये रस दोष होता है। और यहां पर रत्नावली नाटक में चौथे अंक में वाब्रव्य के आगमन होने पर सागरिकाया जो मुख्य नायिका थी उसकी विस्मृति हो रही है, उसको भूल रहे हैं। तो यहां पर जो रस दोष होगा वह होगा अंगिनो अनुसंधानम रस दोष होता है, और 13 प्रकार के रस दोष में यह शामिल है। तो विकल्प इसका जो 2 है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्वर वैसादृश्येपि
सदृशत्वम वर्ण साम्य रसाद्यनुगताः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। तो यहां पर वृत्ति में से लिया गया है स्वर वे सादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम। स्वरों में विदृश्यता होने पर भी व्यंजनों में समानता होने पर वहां पर जो अलंकार होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है, और यहां पर सही विकल्प होगा वह विकल्प एक जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, अखंडेषु कारणेषु फलः अवच कस्य अलंकारस्य लक्षणम। तो ये जो है विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है। विशेषोक्ति अलंकार कहां होता है कि जहां पर अखंडेषु कारणेषु समस्त कारणों के होने पर, अखंडेषु मतलब समस्त कारणेषु कारणों के होने पर भी फलाह अवच फल का नहीं होना, समस्त कारणों के होने पर भी फल, समस्त कारणों के होने पर भी फल का नहीं होना वह अलंकार होता है, वह विशेषोक्ति होता है। विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः। अब इसका उदाहरण दिया गया है, कपूरैव दग्धोपि शक्तिमानयो जने जने नमोस्तु वार्यवीर्याय तस्मै मकर केतवे। यहां पर कहा गया है कि कपूर के समान जल जाने पर भी जो समस्त जनों के अंदर शक्तिमान के रूप में स्थित है, ऐसे उस अपराक्रमी अप्रतिहत पराक्रम शक्ति से संपन्न जो कामदेव है उसको मेरा नमस्कार है, ऐसा कह रहे हैं। अब यहां पर देखो, कपूर की तरह दग्ध अर्थात कपूर की तरह नष्ट हो जाने पर उसका प्रभाव रहना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज है कपूर जैसे, यहां पर मैं हाथ में रखूं, कपूर उड़ जाएगा तो उसकी गंध भी तो नहीं रहेगी ना। तो कपूर एव दग्धोपि, कपूर की तरह जल जाने के बाद जो है वो कामदेव की जो शक्ति है, वह कामदेव की शक्ति वहां पर विद्यमान है लोगों के, है ना। इसलिए समस्त कारणों के होने पर भी फला अवच फल का नहीं होना, मतलब वहां पर फल का प्राप्त फल पाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है, अगर यहां पर जल कपूर मतलब जो कामदेव है वह कपूर की तरह नष्ट हो गए हैं, तो कपूर की तरह नष्ट होने पर उनका जो फल है वह मतलब वह कार्य भी संपन्न होना चाहिए कि वह भी नष्ट होने चाहिए, लेकिन उनकी जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वह वहां पर मौजूद है। यद्यपि कार्य मतलब वह तो नष्ट हो गए, लेकिन उनका जो कार्य है वह तो नष्ट, कारण तो हो गया नष्ट, लेकिन उनका जो कार्य है वह वहां पर विद्यमान है, और यहां पर जो अलंकार होगा वह विशेष अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, रूपक अलंकारस्य भेदेषु शुद्ध रूपक नाम्नः भेदः ज्ञायते। सबसे पहली बात, रूपक अलंकार कहते किसको है? सबसे पहली बात, रूपक अलंकार कहते किसको है? तो रूपक अलंकार जहां पर उपमान और उपमेय में भेद मतलब अभेद को दर्शाया जाता है, और वहां पर रूपक अलंकार होता है। और ये जो है वह सांग रूपक, निरंग रूपक, माला रूपक और परंपरित, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और उसमें जो निरंग रूपक है, उसमें जो निरंग रूपक है वह, उसका जो दूसरा नाम है वह कह सकते हैं इसको शुद्ध रूपक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध रूपक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा रूपक अलंकारस्य भेदेषु शुद्ध रूपकम नामना भेद ज्ञायते। तो निरंग रूपक है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अलंकाराणाम एकाश्रयानुप्रवेशको अलंकारः भवति। ठीक है, अब देखिए, संकर अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो होता है अंगांगी भाव, अंगांगी भाव संकर। दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है एकाश्रयानुप्रवेश संकर। एकाश्रयानुप्रवेश संकर। और तीसरा जो इसका प्रकार होगा वह होगा संदेह संकर। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है संदेह संकर। और यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि एकाश्रयानुप्रवेश अलंकार भवति, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा विकल्प 1 संकर अलंकार, क्योंकि ये संकर अलंकार के 3 भेद हैं, अंगांगी भाव संकर, एकाश्रयानुप्रवेश और संदेह संकर। इस प्रकार से यह 3 प्रकार का संकर अलंकार होता है।
अगला प्रश्न, संभावना मधुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत् इत्यत्र समेन पदस्य अर्थः किम। तो यहां पर देखिए समेन पद का सबसे पहली बात करें प्रकृतस्य, प्रकृत का मतलब होता है, वह होता है प्रस्तुत। क्या होता है? प्रस्तुत। प्रकृत का मतलब होता है प्रस्तुत। प्रस्तुत का समेन, समेन का मतलब होता है अप्रस्तुत। प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ में उत्कटेक कोटि संशय को या संभावनाओं को व्यक्त की जाती है, वहां पर जो अलंकार होता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः, ये शब्द जो है वह उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। इन शब्दों की पहचान से हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर जो है वह सम शब्द से जो अर्थ होगा वह होगा अप्रस्तुतम। क्या होगा? अप्रस्तुतम होगा इसका अर्थ। और यहां पर जो प्रकृत है वह प्रकृत का इसका अर्थ जो है वह होगा उपमेय। क्या होता है? उपमेय की उपमान के साथ में, अप्रस्तुत का मतलब होता है वह होता है उपमान। ठीक है, उपमेय की या प्रस्तुत की उपमान या अप्रस्तुत के साथ में जहां पर उत्कटेक कोटि संशय रूप में संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है, वहां पर जो अलंकार होगा वह अलंकार होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसका सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, मम्मट मटे मते सभंग श्लेष कतिविध। ठीक है, सभंग श्लेष अभंग श्लेष दो प्रकार से इन्होंने श्लेष के भेद किए हैं। और जो सभंग श्लेष है वह सभंग श्लेष है वह 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। एक तो है वर्ण है, दूसरा है इसका प्रकार है वह है वर्ण पद लिंग भाषा। वर्ण पद लिंग भाषा प्रकृति। छठा है प्रत्यय विभक्ति और वचन। ये जो है वह सभंग श्लेष के 8 भेद होते हैं। वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष। इस प्रकार से सभंग श्लेष के 8 भेद हो जाते हैं। और इसका सही आंसर होगा वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर होगा। बस काव्य प्रकाश के आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। अगली क्लास में अपन दूसरे क्वेश्चनों के साथ में फिर मिलेंगे। जो भी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को अनवरत रूप से कंटिन्यू जारी रखें। धन्यवाद।